है स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक सवाल से। आखिर देश का खलनायक मोहम्मद अली जिन्ना समाजवादी विचारधारा के झंडा बरदार अखिलेश यादव का नायक कैसे हो सकता है? देश को तोड़ने वाला, देश का विभाजन करवाने वाला जिन्ना अखिलेश यादव को देश को जोड़ने वाले महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसा क्यों दिखने लगा? क्या चुनाव के लिए, सियासत के लिए कोई पार्टी इतना गिर सकती है कि महात्मा गांधी की हिमालय की चोटियों से ऊंची महानता की तुलना नफरती और कट्टर सोच वाले मोहम्मद अली जिन्ना से कर सकती है? क्या अखिलेश चुनावी जीत के लिए हिंदुस्तानियों को हिंदू और मुसलमान में बांटने वाले जिन्ना का नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जिन्ना द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी को भारत कभी भूल पाएगा? आज अखिलेश यादव को विभाजन की इन तस्वीरों को देखना चाहिए, उस पीड़ा का एहसास करना चाहिए जो जिन्ना ने देश को दिया। सोचिए, जिन्ना की शख्सियत ऐसी थी कि दो मुल्कों को ही नहीं, दो मजहब को आमने सामने खड़ा कर दिया। आज यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जिन्ना में देश के महापुरुषों जैसी सोच नजर आती है। सबसे पहले जिन्ना की सोच को समझने के लिए हम उनके भाषण का एक अंश आपको बताते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि दुनिया को सत्य और अहिंसा की राह दिखाने वाले महात्मा की जिन्ना से तुलना महान शख्सियत का अपमान नहीं तो फिर क्या है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ बोल भाषण के अंश आपको दिखाते हैं। हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया को अलग करना होगा, ये कहा था, क्योंकि हिंदू और मुसलमान में कोई समानता नहीं है, दोनों के बीच के अंतर को मैं बताता हूं, ये जिन्ना ने कहा। हमारा इतिहास अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, वास्तु कला अलग है, संगीत अलग है, कैलेंडर अलग है, यहाँ तक कि सामाजिक रीति रिवाजें भी हमारी अलग अलग हैं। भारत का एक रहना असंभव है, ये है जिन्ना की सोच। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या किया। महात्मा गांधी के साथ नेहरू, सरदार पटेल और जिन्ना एक ही संस्थान से बैरिस्टर बनकर निकले थे, साथ में संघर्ष किया, कभी पीछे नहीं हटे, देश को आजादी दिलाई। देखिए किस कतार में उन्हें खड़ा किया। इनकी सोच एक ही थी। क्या जिन्ना और महात्मा की सोच एक कह सकता है कोई? देश को बांटने वाले जिन्ना में अखिलेश को हीरो दिख रहा है। उसी हीरो के दम पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावी मैच जीतना चाहते हैं। आज हम आपको अखिलेश यादव के जिन्ना वाले मैच के बारे में बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी मैच अगले साल होगा। वो मैच सियासी मैदान में होगा, लेकिन उसे समझने के लिए आपको एक और मैच के बारे में बताना जरूरी है। आपको याद होगा, एक मैच कुछ दिन पहले हुआ था, वो क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया, जहां T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तानी टीम ने टीम इंडिया को बुरी तरह हराया। भारत की हार पर जश्न मनाने वालों पर यूपी के मुख्यमंत्री ने देशद्रोह का केस दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया। उसी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पर पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक सियासी मैच खेला जा रहा है। आप सोचेंगे चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो देश को तोड़ने वाले जिन्ना का क्या काम है? देश को जोड़ने वालों की देश को तोड़कर पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना से तुलना कैसे हो सकती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। ये वही लोग हैं, जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल जाता है, यही जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। बहुत गौर से सुनिए, यूपी में अभी मैच की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सियासी ग्राउंड पर प्रैक्टिस मैच शुरू हो गए हैं। धुएं में उड़ाने वाले लोगों को धुएं उड़ा देना। इसी मैच में अखिलेश यादव ने जिन्ना के नाम का एक शॉट मारा है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। वही शॉट जिसे बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए झट से लपक लिया और अब कैच से सियासी मनोकामना की सिद्धि में जुट गई है। दिलचस्प यह है कि चुनाव के प्रैक्टिस मैच में जिन्ना शॉट मारने वाले अखिलेश यादव और कैच करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। सवाल यही है कि आखिर अखिलेश के जिन्ना वाले शॉट के पीछे कोई प्रयोग है या फिर संयोग? इसे आप जिन्नावादी बनाम रामवादी की जुबानी जंग से समझ सकते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे। उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। वह
देश तोड़क जिन्ना की जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। इस सियासी मैच की अंपायरिंग उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है, वही फाइनल फैसला सुनाएगी। यानी यूपी के सियासी मैच के दर्शक जिन्ना वाले शॉट को किस रूप में देख रहे हैं, इस शॉट का मुस्लिम दर्शकों पर क्या कोई प्रभाव पड़ा, हिंदू वोटरों का रिएक्शन क्या आया। दरअसल बात निकली तो दूर तक पहुंची। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पाक परस्त होने का सर्टिफिकेट देने में देर नहीं की तो ओवैसी ने अखिलेश के ऐतिहासिक ज्ञान पर प्रहार किया। जिन्ना का महिमा मंडन करके महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल से तुलना की है, उससे जाहिर होता है कि ना अखिलेश इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, बल्कि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, जो अखंड भारत के लिए हमेशा तपस्या और तप करते रहे, उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब पाकिस्तान में शरण लेने वाले हैं। अखिलेश यादव बताएं कि वे भारत के नागरिक हैं या पाकिस्तान के नागरिक हैं। अखिलेश यादव का यह कथन भारत के इतिहास में, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में और 75वें साल में जो ये कथन है, वह भारत के इतिहास के साथ सीधा सीधा बलात्कार की तरह है। कि अखिलेश यादव इस मान्यता पर काम कर रहे हैं कि जिन्ना का महिमा मंडन करके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को आकर्षित करेंगे। भारत के मुसलमानों का जिन्ना से कोई संबंध नहीं है। यदि भारत के मुसलमान जिन्नावादी होते तो पार्टीशन के समय वे उत्तर प्रदेश के मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते। तो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से की तो सीन में कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने बताया कि वो भी खेल में है। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं। यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि यूपी के चुनावी मैच में इससे पहले कुछ और सियासी शॉट्स खेले जा चुके हैं, जैसे अब्बाजान, चिलमजीवी, ढोंगी, टोटी चोर वगैरह। यानी मैच में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ऐसे प्रयोग का जीत और हार पर अच्छा खासा असर होता है। हर एक प्रयोग के पीछे कैलकुलेटिव नफा और नुकसान होता है। तो क्या यूपी चुनाव में जिन्ना के आने से ध्रुवीकरण को खाद और पानी मिल गया है? चुनाव आते ही क्यों निकल आता है जिन्ना का जिन? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिन्ना पर यह कैसा दांव है? बंटवारे का खलनायक अखिलेश का नायक कैसे? क्या जिन्ना से ओवैसी को काउंटर करेंगे अखिलेश? जिन्ना के नाम पर अखिलेश को मिलेंगे मुस्लिम वोट। आप जानते हैं, वैसे तो क्रिकेट भारत का धर्म माना जाता है, देश की धड़कन माना जाता है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड पर भारत बनाम पाकिस्तान के मैच जैसा रोमांच, सस्पेंस और थ्रिलर किसी दूसरे मैच में नहीं होता। ये बात देश समझता है, महसूस कर सकता है। इसके पीछे वजह है पाकिस्तान का अतीत, पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की चाल और चरित्र। ऐसे में देश को बांटने वाले जिन्ना का गुणगान करने वाली टिप्पणी भारत में कोई करे तो उसे सुनकर प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है। बीजेपी की राष्ट्रवाद वाली राजनीति में विरोधियों की ऐसी टिप्पणी किसी संजीवनी से कम नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान हो या फिर जिन्ना की बात बीजेपी से चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मैंने फिर कहा ना, कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे,
कि भारत में रह करके भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे, फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का जिक्र गलती से किया या फिर जानबूझकर। जानकार मानते हैं कि अखिलेश की ना तो जुबान फिसली और ना ही गलती हुई। जिन्ना की एंट्री यूपी के चुनाव में कराई है। दरअसल वो चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जबकि कुछ ये भी मानते हैं कि चुनाव से पहले जिन्ना पर अखिलेश का बयान गले की फांस बन सकता है, जैसे एक वक्त में आडवाणी के साथ हुआ था। ऐसा क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए जिन्ना ने कैसे दुनिया के नक्शे पर अपनी नफरती सोच से दो मुल्कों को बांट दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन गए। जिन्नावादी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, और जब भी जिन्नावादी आएंगे राम भक्तों पर इसी प्रकार से गोली चलाएंगे। आज का दौर है ये, जिन्ना का दौर था वो। अतीत और आज के बीच मौजूद दशकों का कालखंड भी मोहम्मद अली जिन्ना को माफ नहीं कर सका। जिन्ना ने उस पाकिस्तान को बनाया जिसका वजूद दुनिया के नक्शे में पहले नहीं था। जिन्ना ने अलग मुल्क की मांग के पीछे जो बुनियादी तर्क दिए और जो शर्त रखे, उसने सदियों पुराना सामाजिक ताने बाने की डोर को कट्टरता की कैंची से कतर डाला। जिन्ना की थ्योरी को आप उनके भाषणों के अंश से समझ सकते हैं। पाकिस्तान में अपने हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया को अलग करना होगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान में कोई समानता नहीं है। दोनों के बीच के अंतर को मैं बताता हूँ। हमारा इतिहास अलग है, संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, वास्तुकला अलग है, संगीत अलग है, कैलेंडर अलग है, यहाँ तक कि सामाजिक रीति रिवाज भी अलग अलग है। भारत का एक रहना असंभव है। हिंदू इंडिया और मुस्लिम इंडिया, हिंदुओं से अलग मुसलमानों का अपना एक मुल्क होना चाहिए। मुसलमान खुद में एक मुल्क है। यही है टू नेशन थ्योरी, जो 1947 में देश के विभाजन की सबसे बड़ी वजह बनी और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के सबसे बड़े विलन बन गए। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अकबर एस अहमद ने अपनी किताब जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में लिखा है कि जिन्ना बंटवारा ही चाहते थे और वही हुआ। जनाब सदर ने कहा कि मुसलमान जन्म से ही आजाद होता है। मैं पूछता हूं कि वह आजाद कब था? इस मुल्क में तो वो पिछले 150 साल से गुलाम पड़ा हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ जिन्ना का जहर खूनी सनक में बदल चुका था। मुसलमान उत्पात के लिए भरे बैठे थे। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए देश के मुसलमानों के लिए डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। 16 अगस्त 1996 को डायरेक्ट एक्शन डे ने नफरत की चिंगारी को शोले में बदल दिया। इसके पीछे जिन्ना का 27 जुलाई को दिया हुआ बयान था। 27 जुलाई 1946। आज हम संवैधानिक पद्धतियों को तिलांजलि देंगे। आज हमने पिस्तौल पकड़ ली है और उसका उपयोग करने की स्थिति में है। 19 जुलाई 1946। ये खुले तौर पर हिंसा के बल पर पाकिस्तान की मांग मंगवाने और हिंदुओं को आतंकित करने की कार्रवाई थी। कोलकाता में दंगे भड़क गए, हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए। जल्द ही दंगों की आग में देश के दूसरे इलाके भी झुलसने लगे। जिन्ना की भड़काई सांप्रदायिक हिंसा का साफ मकसद था, डर दिखाकर पाकिस्तान की मांग को मनवाने का दबाव बनाना और दूसरा हिंदुओं को भयभीत करना, और वही हुआ जिसका डर था। आखिरकार भारत के विभाजन पर ब्रिटिश सरकार ने मुहर लगा दी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन बंटवारे के साथ। कागज के एक टुकड़े पर 9 करोड़ लोगों को बांट दिया गया, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। इतिहास गवाह है कि नफरत की बुनियाद पर बना जिन्ना का पाकिस्तान हिंदुओं के लिए कभी अच्छा पड़ोसी नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इतिहास के पन्नों में जिन्ना के खलनायक बनने की कहानी आपने सुनी। अब आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना की एंट्री से किसे नुकसान होगा, किसे फायदा, इसकी सियासी गणित के बारे में जरा बताते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। जिन्ना पर अखिलेश यादव के बयान को दो चश्मों से देखा जा रहा है। एक, अखिलेश यादव के बयान को सोची समझी रणनीति के तहत मुस्लिम वोटरों को लांबित करने वाला लग रहा है, यानी ओवैसी को काउंटर करने के लिए खेला गया दाव। जबकि दूसरा पक्ष ये मानता है यूपी चुनाव में अखिलेश यादव की जुबान से निकला जिन्ना का तीर बहुत नुकसान पहुँचाने वाला है। मुझे जो है कोई जिन्ना से वो नहीं है,
लेकिन जिन्ना से हम ये थोड़ी ना हम कंपेयर कर सकते हैं कि जिन्ना का वो कंट्रीब्यूशन है जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात हो रही है। क्या बोलते हैं, ये चीज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है ये अखिलेश का स्टेटमेंट, और ये इनको बड़ा मुझे लगता है कि ये नुकसान देगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले जानकार मानते हैं कि महात्मा गांधी और पटेल से जिन्ना की तुलना अखिलेश यादव की नासमझी है। वो वह गलती कर रहे हैं जो अडवाणी ने पाकिस्तान जाकर की थी। उनका मानना है कि अखिलेश यादव ने एक आवश्यक विवाद मोल ले लिया है। मुझे तो इसमें सिर्फ ये लगता है, एक पुरानी कहावत याद आती है, आ बैल मुझे मार। बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर और स्टूपिड स्टेटमेंट। कहते कौन आज की डेट में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस देश में कंपेयर करेगा गांधी और नेहरू और सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन विद जिन्ना। मतलब बेवकूफी से भरा हुआ स्टेटमेंट है जो सिर्फ ये दिखलाता है कि साहब मैं जो है आओ मेरे ऊपर, सेल्फ इनवाइटेड, कोई जरूरत नहीं है। जानकार इस बयान को आ बैल मुझे मार की संज्ञा दे रहे हैं। वैसे भी बीजेपी की फिलोसॉफी है कि हिंदुत्व, ऐसे में बीजेपी को अखिलेश यादव ने एक सियासी मुद्दा थमा दिया है जिसका चुनाव में बीजेपी जमकर इस्तेमाल करेगी। कि कोई एकेडमिशियन बोल दे चलिए तो भी समझ में आता है, एक पॉलिटिकल लीडर जो पार्टी को वापस पटरी पे खड़ा करने में लगा है और चुनौती उसके सामने है भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी की, वो ये बेवकूफी का स्टेट, और वो पार्टी जो हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान पे थ्राइव करती है, जीत रही थी, यही क्या क्या करके आपने उसको हैंडल दे दिया। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह रिएक्ट किया है वो बड़ा नेचुरल है, तो आपने खुद ही प्लेटर पे दे दिया है बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को कि साहब मुझे मारिए। अखिलेश की तर्कश से निकले तीर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ी टिप्पणी की। चीजों के बारे में चर्चा करना कोई आवश्यक थोड़ी है। अरे कोई बड़ी खुशी की बात है, कोई बापू को ये बात पसंद था, ये पसंद नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि अंत में दो हिस्से में बट गया, और अंत में जो एक हिस्सा बटा था वही दो हिस्से में बट गया, पाकिस्तान भी दो हिस्से में बट गया। तो एक अलग चीज है, अब अलग हो गया, अब उसके लिए इस सब चीजों के बारे में चिंता नहीं। क्या अखिलेश यादव जिन्ना के नाम पर मुस्लिमों का वोट पाना चाहते हैं? अखिलेश ने जो दाव चला है वो चुनावी बिसात पर नफा कम नुकसान का सौदा ज्यादा लगता है, क्योंकि जिन्ना देश के लिए विलन है और कोई विलन रोल मॉडल कैसे हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब आपको दिखाते हैं जिन्ना को लेकर कब कब सियासी संग्राम छिड़ा। आखिर चुनावों में जिन्ना का जिन बोतल से आजाद क्यों हो जाता है? चुनावी जमीन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की थी। वही हरदोई जहां विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना को आजादी का नायक बता दिया। अखिलेश के बयान का सारांश यही है कि जिन्ना की सोच गांधी, पटेल, नेहरू जैसी थी। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए, यानी आजादी की लड़ाई में जैसा रोल महात्मा गांधी का था, सरदार पटेल का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, ठीक वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना का भी रहा था। यानी अखिलेश यादव ने अपने सियासी तराजू पर देश को तोड़ने वाले जिन्ना और देश के महापुरुषों को एक बराबर मान लिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के इस बयान पर विवाद होना था सो हुआ, क्योंकि जिन्ना के अतीत का पन्ना भारत के इतिहास में सबसे विवादित माना जाता है। जब जब जिन्ना का नाम सामने आता है तब तब सियासी संग्राम छिड़ता रहा है। ये सब जानते हुए भी अखिलेश यादव ने जिन्ना के प्रति अपनी सहानुभूति जाहिर करके नए विवाद को गले मोल ले लिया है। आखिर कब कब जिन्ना को लेकर विवाद हुआ आपको बताते हैं। सितंबर 2021 एएमयू में जिन्ना पर विवाद। बीते महीने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर जिन्ना का जिन बाहर आया था।
यूनिवर्सिटी के अंदर लगी जिन्ना की तस्वीर को लेकर फिर विवाद हुआ था। जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग को लेकर बीजेपी वर्कर्स ने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम को पत्र लिखने के साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो वो तस्वीर को हटा देंगे। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर आज तक दो विचारधाराओं के बीच टकराव की वजह बनी हुई है। अक्टूबर 2020 बिहार चुनाव में जिन्ना। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी को अपना प्रत्याशी बनाया था। ये वही मशकूर अहमद उस्मानी है जिन्होंने यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर का समर्थन किया था। तब बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस को घेरा था। गिरिराज सिंह ने पूछा था, क्या कांग्रेस ने गांधी को छोड़कर जिन्ना का दामन थाम लिया है? मई 2018 जिन्ना की तस्वीर। अलीगढ़ के सांसद सतीश कुमार गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग रखी थी। जिन्ना की तस्वीर को लेकर एएमयू छात्र संघ बनाम बीजेपी के बीच जुबानी जंग हुई थी। तब भी योगी तो जिन्ना पर यह विवाद उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले ब्रेक के रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे नवाब मलिक का धमाका, फडणवीस का बॉम्ब। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगता है नवाब मलिक महाराष्ट्र की राजनीति में खुलासा मंत्री के नाम से फेमस हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से वो रोज रोज नए नए दावे दस्तावेज लेकर हाजिर होते हैं, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। समीर वानखेड़े के बाद अब नवाब मलिक के टारगेट पर है देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस। दिवाली से पहले नवाब मलिक का नया धमाका देखिए। नवाब मलिक ने क्यों लगाए देवेंद्र और अमृता फडणवीस पर संगीन आरोप? समीर वानखेड़े के बाद नवाब मलिक के टारगेट पर देवेंद्र फडणवीस क्यों? क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस के ड्रग्स कारोबारियों से संबंध हैं? सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। क्या देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का ड्रग्स पैडलर से कनेक्शन है? नवाब मलिक ने अमृता फडणवीस को निशाने पर क्यों लिया? दिवाली के बाद फडणवीस कौन सा बम फोड़ने वाले हैं? अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा। देखिए नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस की सबसे बड़ी टक्कर। जब से क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम आया है, महाराष्ट्र की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। खासकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने मोर्चा संभाला है। अब नवाब मलिक ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को भी निशाने पर लिया। नवाब मलिक का आरोप है कि मिस्टर एंड मिसेस फडणवीस के ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन है। इसके जवाब में फडणवीस कह रहे हैं नवाब मलिक ने ये पुष्प पटाखा फोड़ा है, बम तो दिवाली के बाद वो फोड़ेंगे। नवाब मलिक आर्यन खान ड्रग्स केस के बाद इतने मशहूर हो गए हैं कि राजनीति में बच्चा बच्चा इनको पहचान चुका है। नवाब मलिक किस तरह से मुंबई के एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े के पीछे पड़े, ये भी देश जान चुका है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की जन्म कुंडली बाहर निकाल कर रख दी और तो और उन्होंने समीर वानखेड़े को मुसलमान भी साबित कर दिया। और अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के पीछे पड़ गए और दावा कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की सारी पोल पट्टी खोल कर रख देंगे, उनकी सारी परतें उधेड़ कर रख देंगे।
दिवाली से ठीक पहले नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस पर जो धमाके किए हैं वो हैं नवाब मलिक का धमाका नंबर 1, अमृता फडणवीस के ड्रग पेडलर जयदीप राणा से संबंध है। नवाब मलिक का धमाका नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में ड्रग्स का धंधा चल रहा था। नवाब मलिक का धमाका नंबर 3, ड्रग पेडलर को बचाने के लिए फडणवीस ने वानखेड़े की नियुक्ति की। नवाब मलिक का धमाका नंबर 4, देवेंद्र फडणवीस ने नीरज गुंडे नाम के एक शख्स के जरिए उगाही का काम किया। नवाब मलिक का धमाका नंबर 5, ड्रग पेडलर से बीजेपी के कई नेताओं के संबंध हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस को लेकर ये धमाके किए तो फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि दिवाली के बाद बम वो भी फोड़ेंगे। सारा ड्रग का खेल ये देवेंद्र जी के इशारे पे इस राज्य में चल रहा है। जिम्मेदारी से कहता हूं कि प्रतीक गाभा कौन है, प्रतीक गाभा को क्यों छोड़ा गया, प्रतीक गाभा इस शहर में क्या करता है, किन होटलों में पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, एक टेबल की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कैसे होती है। पूरा ड्रग का मास्टरमाइंड, ड्रग के खेल का मास्टरमाइंड। हमें लगता है महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री है क्या, ये सवाल हमारे दिमाग में खड़ा हो रहा है। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में क्यों और कैसे ये बम पटाखे फूट रहे हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी अब आपको दिखाते हैं। क्यों नवाब मलिक देवेंद्र फडणवीस पर विस्फोटक हो रहे हैं और क्यों देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक पर बम फोड़ने की बात कह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत नवाब मलिक ने ही की है और मुंबई में पिछले दिनों चल रहे ड्रग्स केस को लेकर देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता को लपेटा है। नवाब मलिक के आरोपों में 2 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 जयदीप राणा, किरदार नंबर 2 नीरज गुंडे। अब नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन दोनों किरदारों के इर्द गिर्द देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस को घेर रहे हैं। तो सबसे पहले बात किरदार नंबर 1 जयदीप राणा की करते हैं। नवाब मलिक ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उनकी पत्नी ने चल चल मुंबई नाम से एक रिवर गाना गाया था। उसे सोनू निगम और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने गाया था। उसमें देवेंद्र फडणवीस और तत्कालीन वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी अभिनय किया था। इस गाने के फाइनेंस हेड जयदीप राणा थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली के 2020 के एक मामले में जयदीप राणा जेल में बंद है। सूत्रों की माने तो उसकी ड्रग्स तस्करी केस में गिरफ्तारी हुई है। नवाब मलिक जयदीप राणा और देवेंद्र फडणवीस के बीच घनिष्ठ संबंध बता रहे हैं। टी सीरीज ने जो गाना रिलीज किया था जिसमें अमृता फडणवीस जी ने गाना गाया था, अभिनय किया था, देवेंद्र जी ने भी अभिनय किया था। उस समय के जो महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर थे मुनगंटीवार साहब ने भी उसमें अभिनय करने का काम किया था। ये कह देना कि हमसे कब मिले हम नहीं जानते, फिर बचाव करेंगे कि मुझे मालूम नहीं था ये कौन आदमी फाइनेंशियल हेड बन गया। लेकिन देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी जिसने पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को
4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया है। 4 साल पहले का फोटो है और इसके आधार पर वे संबंध जोड़ना चाहते। उसके फोटो तो मेरे साथ भी है, लेकिन मेरे साथ के फोटो उन्होंने ट्वीट नहीं किए क्योंकि उनको पता था कि इसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ तो किसी का भी फोटो खींचा जा सकता है। इसलिए मेरे पत्नी के साथ का फोटो जानबूझकर उन्होंने। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस के कुछ फोटो ट्वीट किए हैं, जिसमें दोनों एक शख्स के साथ दिख रहे हैं। इस शख्स को नवाब मलिक ने जयदीप राणा बताया है। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के जयदीप राणा से संबंध स्थापित करने के लिए एक दस्तावेज भी जारी किया। अब बीजेपी कह रही है कि नवाब मलिक राजनीति में देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को घसीट रहे हैं। आप पुरुष है ना, आप बड़े शक्तिमान है ना, तो पुरुष संघर्ष करो, पत्नी को बीच में मत लाओ। मैं इतना ही कहूंगा हमारे सामने वाले लोगों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आप हमारी तरफ पत्थर फेंकोगे तो हमारे हाथ में भी पत्थर है। नवाब मलिक पर भड़के देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि दिवाली के बाद वो भी नवाब मलिक पर बम फोड़ेंगे। अब देखना होगा कि उनके बम से कितना बड़ा धमाका होता है, क्योंकि फडणवीस ने कहा है कि नवाब मलिक ने फुस पटाखा फोड़ा है। अब दिवाली के बाद बम मैं फोड़ूंगा। नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध के सारे सबूत मीडिया और शरद पवार जी को दूंगा। उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर वार किया। अमृता ने कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसके साथ ही अमृता फडणवीस ने नवाब मलिक के लिए लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन नवाब मलिक ने महाराष्ट्र की सियासत में जो धमाका किया है उससे बीजेपी हिल गई है। अब नवाब मलिक नीरज गुंडे का नाम खोज कर लाए हैं और उसका कनेक्शन सीधे देवेंद्र फडणवीस से बता रहे हैं और ये भी आरोप लगा रहे हैं कि नीरज गुंडे के जरिए ही फडणवीस ने उगाही तक की है। अब बात नवाब मलिक के उस दूसरे किरदार की करते हैं जिसके जरिए वो देवेंद्र फडणवीस को घेर रहे हैं। जी हाँ, वो किरदार है नीरज गुंडे। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि नीरज गुंडे देवेंद्र फडणवीस के लिए तबादले और उगाही का काम करता है और वो नीरज गुंडे इसी शहर में रहता है। मामला महाराष्ट्र में ड्रग के बड़े कारोबार का है। कल मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। और देवेंद्र जी जब भी नई मुंबई की तरफ, पूना की तरफ प्रस्थान करते थे तो शाम में उनके घर में हाजिरी लगती थी और लगातार नीरज गुंडे के घर पर वो बैठते थे और वहीं से सारा देवेंद्र जी का माया जाल चलता था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किसी तीसरे आदमी के साथ फोटो आने से अगर बीजेपी का ड्रग कनेक्शन बनता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री नवाब मलिक, इनके साथ रहने वाले उनके जवाई, इनके घर में गांजा अगर या इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस की देखरेख में किया जा रहा है। नवाब मलिक का यह आरोप है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार बदलने के बाद नीरज गुंडे अब केंद्रीय एजेंसियों में नजर आता है और समीर वानखेड़े का मुंबई में ट्रांसफर एक खास रणनीति के तहत किया गया है।
नवाब मलिक ने कैसे समीर वानखेड़े को हीरो से बनाया विलेन। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड के नामी गिरामी सितारों और स्टार किड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर समीर वानखेड़े जिस तरह से वाहवाही बटोर रहे थे, नवाब मलिक ने उनकी फैमिली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता दी। अब वो समीर वानखेड़े से आगे बढ़कर देवेंद्र फडणवीस की तरफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी कह रही है नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अलग अलग प्रकार के आरोप नवाब मलिक कर रहे हैं, उसमें वो दलित नहीं है और दलित है ऐसा मानकर उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और फैसिलिटीज़ का यूज़ किया ऐसा मानते हैं। यह एक दलित युवक को जो इतनी बड़ी पोजीशन पर है उनको तकलीफ देने का प्रयत्न है। भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा यानी शेड्यूल कास्ट विंग आज राज्य की बैठक पुणे में लेने जा रही है। उस बैठक में प्रस्ताव पारित करेगी कि एक दलित युवक के नाते, एक दलित अधिकारी के नाते हम वानखेड़े जी के साथ में हैं और कल से जगह जगह पर अनुसूचित जाति मोर्चा इसके लिए वानखेड़े के सपोर्ट में कार्यक्रम करेगी। इस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से आरोप करना, एक दूसरे जो अपने राजनीतिक विरोधक है उनको झूठे मुकदमे में फंसाना, केंद्रीय जांच एजेंसी का मिसयूज करना, महाराष्ट्र में ये कभी इससे पहले नहीं हुआ था। ये 2 साल में चल रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।